मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, जिसे इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये गुरु बीजाणु का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है या फिर अपन कहे कि कहाँ होता है, तो ये अपन ने बीजांड की संरचना देखी थी इससे पहले वाले वीडियो में। बीजांड की संरचना यानी कि बीजांड कहाँ होता है, स्त्री केसर वाला जो भाग है उसमें जो अंडाशय वाला जो भाग होता है, इस अंडाशय के अंदर अपन ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, इसमें ये इस प्रकार की बीजांड वाली संरचना स्थित होती है। ठीक है, अब ये एक बीजांड अगर अपन लेवे, ठीक है, इस बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, ठीक है ना। उस बीजांड काय की हाइपोडर्मल सेल होती है। जैसे अपन सबसे पहले बीजांड की संरचना थोड़ा सा बना लेते हैं अपन। इस प्रकार की संरचना अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। इस प्रकार की अपन ने संरचना पढ़ी थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह बीजांड काय होता है, ठीक है ना। ये पूरा तो बीजांड की संरचना है, ये बीजांड द्वार होता है, निभा की संरचना होती है, ये सारा अपन ने पढ़ा था। तो ये पूरा जो संरचना है वह बीजांड काय कहलाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसकी हाइपोडर्मल सेल होती है, यानी कि जस्ट इसके नीचे वाली कोशिका, जिसे अधस्त्वचा या हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, अधस्त्वक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये हाइपोडर्मल सेल जो होती है, इस हाइपोडर्मल सेल में से ये कोशिका जो है वह थोड़ी बड़ी हो जाती है और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। आकार थोड़ी बड़ी हो जाएगी और सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगी। अब इस सघन जीव द्रव्य युक्त जो कोशिका है, इस कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। प्रपसु कोशिका लघु बीजाणु जनन में भी अपन ने पढ़ा था, उसमें भी प्रपसु कोशिका या आर्किस्पोडी सेल के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब ये प्रपसु कोशिका जो होती है वापस विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है। अब अपन यहां पर बीजांड काय का ही डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो कोशिका होती है वह विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है, एक ही कोशिका और एक ही कोशिका। अब क्या होता है कि ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका को अपन प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। और ये जो कोशिका होती है इसे बीजाणु जन कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है आगे इसमें कोशिका विभाजन होता है, बार बार कोशिका विभाजन होता है, जिसके द्वारा ये प्राथमिक भित्ति कोशिका बीजांड काय की भित्ति बनाने का कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार से बीजांड काय की भित्ति बनाने का कार्य करती है, ठीक है ना। यानी कि ये बीजांड काय की जो भित्ति है ये बनाने का कार्य करेगी। अब ये जो दूसरी वाली कोशिका है, दूसरी वाली जो कोशिका है यानी कि बीजाणु जन कोशिका। अब ये बीजाणु जन कोशिका जो है, अब यह बीजाणुजन कोशिका
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में डेवलप होती है। ठीक है ना। अब इसमें विभाजन नहीं होता है, ध्यान रखना, ये बीजाणु कोशिका जो है इसमें विभाजन नहीं होता है। यह थोड़ी आकार में बड़ी होकर के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में डेवलप होती है या विकसित होती है। इसे कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ यानी कि मां। अब ये जो कोशिका है वही आगे जाकर के गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है इसमें आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। ठीक है, मियोसिस। अब अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या उसमें आधी रह जाती है, यानी कि यह 2n होती है, तो वह आगे जो गुरु बीजाणु जो बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी या अगुणित होगी। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनाती है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। ये 4 कोशिकाएं बनाती है। अब इन 4 कोशिकाओं में क्या होगा कि 3 कोशिकाएं जो है, ये वाली 3 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और ये निभाग की तरफ उपस्थित कोशिका जो है, निभाग की तरफ उपस्थित कोशिका, ये निभाग वाला भाग है, निभाग। ठीक है ना। ये निभाग की तरफ उपस्थित जो कोशिका है वह आकार में बड़ी होकर के गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। इसे कहते हैं गुरु बीजाणु। अब ये एक कोशिका बनी है ना, ये तीनों कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और ये एक कोशिका ही है, तो ये एक कोशिका जो है इन नष्ट हुई कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करेगी। ठीक है, और पोषण प्राप्त करके एक कोशिका बनाएगी जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। लघु बीजाणु जनन में अपन ने पढ़ा था कि प्रपशु कोशिका के बाद में जो बीजाणु जन कोशिका होती है वह विभाजन करके लास्ट में जाकर के लघु बीजाणु जो बनते हैं वो चतुष्क के रूप में बनते हैं। 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब इसमें भी 4 बन रहे हैं, 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं, देखना है 4 गुरु बीजाणु बन रहे हैं, लेकिन 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और लास्ट में जाकर के एक गुरु बीजाणु ही बचता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लास्ट में केवल एक गुरु बीजाणु का ही निर्माण होता है। लास्ट में केवल एक गुरु बीजाणु ही बनता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अब आगे अपन देखें इसको, तो मादा युग्मकोद विधि जो होता है उसका विकास कैसे होता है वह अपन पढ़ेंगे। मादा युग्मकोद विधि या फीमेल गैमेटोफाइट। अब अपन ने इसमें देखा था कि जो एक कोशिका जो है यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वह लास्ट में एक गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। अब वह एक गुरु बीजाणु, ये बीजाणु का है, इसके अंदर जो एक गुरु बीजाणु है, एक गुरु बीजाणु है, अब इस एक गुरु बीजाणु में वापस समसूत्री विभाजन होता है। अब ध्यान रखना, समसूत्री विभाजन होता है इसमें, समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऑलरेडी एन है यानी कि अगुणित है, अगुणित है, इसलिए इसे इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा यह जो एक केंद्रक है, यह एक केंद्रक है, ठीक है ना। यह समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। ठीक है, 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। ये 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब क्या होता है
कि ये जो भाग होता है इस वाले बीजांडकाय में, इसमें अगर अपन देखें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका वगैरह जो होता है, ये गुरु बीजाणु जो बनता है, इस गुरु बीजाणु में छोटी छोटी रिक्तिकाएं डेवलप हो जाती है। अब ये रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होकर के एक बड़ी रिक्तिका बनाते हैं। इस बड़ी रिक्तिका के कारण ये केंद्रक जो है सेंटर में नहीं रह पाते और ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, एक केंद्रक इधर चला जाएगा, दूसरा केंद्रक इधर चला जाएगा, ध्रुवों की तरफ ये केंद्रक चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, तो द्विकेंद्र की अवस्था बन जाती है। अब आगे जाकर के इन केंद्रकों में वापस विभाजन होता है, यानी ध्रुव पर जो स्थित केंद्रक है इन केंद्रकों में वापस विभाजन होता है। और वापस विभाजन से क्या होगा, दो केंद्रक से चार केंद्रक बनेंगे। ठीक है, चार केंद्रक बनेंगे और इन चार केंद्रकों में पुनः विभाजन होगा और 4 से 8 केंद्रक बनेंगे। ठीक है, 8 केंद्रक बनेंगे। तो इस प्रकार कितने समसूत्री विभाजन इसमें हुए, 1, 2 और 3। तो 3 समसूत्री विभाजन होते हैं गुरु बीजाणु में। तो गुरु बीजाणु में 3 समसूत्री विभाजन द्वारा टोटल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। अब 8 केंद्रकों में क्या होता है कि 4 केंद्रक जो ऊपर की तरफ है और 4 केंद्रक या नीचे की तरफ है, यानी दोनों ये केंद्रक ध्रुवों की तरफ है, अपने अपने ध्रुवों की तरफ है। अब इस ध्रुव से ये केंद्रक सेंटर में आएंगे। ठीक है ना, एक ऊपर वाले ध्रुव से आया और एक इस वाले ध्रुव से आया, तो यहाँ पे सेंटर में ये केंद्रक आ गए। क्योंकि ये ध्रुव से आए हैं इसलिए इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक या द्विकेंद्रक भी कहते हैं, द्विकेंद्रक स्टेज कहते हैं। अब बाकी की ये सारी कोशिकाएं जो है n अगुणित है, ये भी अगुणित ही है, लेकिन ये 2 अगुणित हो गए, तो n प्लस n मिलकर के ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये द्विकेंद्र की या द्विगुणसूत्रीय अवस्था जो है ये बन जाती है। अब इसको अगर कहें तो इन केंद्रकों के चारों ओर जो है धीरे धीरे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है ना, एक को तो अपन यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और यह एक कोशिका का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक युक्त केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और ये 3 कोशिका जो होती है वह एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है, प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका कहलाती है। और इसमें से एक कोशिका जो है वह अंड कोशिका कहलाएगी और बाकी 2 कोशिका जो है सहायक कोशिका कहलाएगी। इस प्रकार से अपन इसका थोड़ा सा व्यवस्थित डायग्राम अपन इसका बनाते हैं। इस प्रकार से अपन इसका चित्र बनाए तो ये स्थिति इसकी बनती है। अभी जो मध्य में जो केंद्रक है वह मध्य में ध्रुवीय केंद्रक युक्त केंद्रीय कोशिका है। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, केंद्रीय कोशिका कहेंगे। और ये जो तीनों कोशिकाएं जो है इनको अपन प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका या प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है ना, और इनमें से इस कोशिका को अपन कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका या एग सेल, ध्यान रखना। और ये 2 कोशिका जो है यह सहायक कोशिका कहलाती है या एसेसरी सेल्स कहलाती है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितनी कोशिकाएं होगी, 3 + 3 + 1 7, यानी कि टोटल इसमें कितनी कोशिकाएं होगी, 7 कोशिकाएं। और अगर केंद्रक अगर गिने तो ये 2 केंद्रक की तो आगे जाके एक केंद्रक का निर्माण
एक केंद्रक और एक केंद्रकीय कोशिका का निर्माण किया है। तो इसमें अंदर देखा जाए तो केंद्रक तो 2 होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल केंद्रक कितने, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना का निर्माण होता है इसको अपन मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसका निर्माण किससे हुआ है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से हुआ है। अर्थात गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो इस प्रकार से जो है गुरु बीजाणु जनन होता है और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब आगे अपन देखें तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे वाले चैप्टर में इनका निषेचन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जो कोशिका से अंड कोशिका का निर्माण हुआ है, इस अंड कोशिका से लघु बीजाणु आकर के उसका निषेचन कैसे होगा, यानी कि नर युग्मक जो है उन नर युग्मकों का निषेचन कैसे होगा वह अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में अपन इसके क्वेश्चंस आंसर जो है वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आपकी बुक है, ठीक है। और इस बुक में सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पराग कोश के भीतर सबसे भीतरी स्तर टैपिटम का कार्य है। इसका ऑप्शन है देखना, पहला कार्य है स्फुटन, दूसरा कार्य है सुरक्षा, तीसरा कार्य है पोषण और चौथा कार्य है यांत्रिकीय। गुड, इसका आंसर जो है स आंसर से ही होगा, यानी कि पोषण। मैंने बताया था कि टैपिटम का कार्य क्या होता है, पोषण देने का कार्य होता है। अगर अपन टैपिटम को नष्ट कर दे तो परिवर्तित पराग कण जो है वह रुद्ध वृद्धि करेंगे या स्टेराइल हो जाएंगे, ठीक है ना, बंदी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यूबिस्काय क्या होती है। अपन देखा था कि टैपिटम के अंदर एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे प्रो यूबिस कहते हैं और उसके चारों ओर स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, जिसके बाद में उसका जो संरचना का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, यूबिस्काय कहते हैं, ठीक है। तो यूबिस्काय बनती है, सही आंसर हो जाएगा। पहला है बाह्य त्वचा में, दूसरा है अंतस्थिशियन में, तीसरा है टैपिटम में और चौथा है अग्यावरण में। तो किसमें बनेगी, टैपिटम में। गुड। तीसरा क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है। गुड, ये न्यूमेरिकल है कि 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। 100 परागकण, 100 पराग कणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन, कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो इसको बताइए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि 4 जो लघु बीजाणु बनते हैं वह कितने अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। यानी 4 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, एक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो एक लघु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, चुकी का नियम लगा के अपन जनरल मैथ्स के द्वारा देख सकते हैं 1/4 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, ठीक है। अब ये कितना पूछ रहा है, 100 पूछ रहा है। 100 पराग कणों के निर्माण के लिए, 100 पराग कण या लघु बीजाणु एक ही चीज है, तो ये अपन लगा देंगे 100 लघु बीजाणु या पराग कणों के निर्माण के लिए 1/4 × 100 ये कट जाएगा 25 से, ठीक है। यानी कि 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगर इसका दूसरा तरीके से भी ये पूछा जाए तो भी आप कर सकते हैं सवाल को। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है मादा युग्मकोद्भिद है। पहला है भ्रूण, दूसरा भ्रूणकोश, तीसरा भ्रूणपोष, चौथा सहायक कोशिका। तो मादा युग्मकोद्भिद जो है वह क्या है, भ्रूणकोश है, ठीक है ना। यानी कि ये जो संरचना बनती है, इस प्रकार की जो संरचना अभी अपन ने देखी थी ना, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना अपन ने देखी थी, वह क्या है, भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक। अपन ने उसमें भी तो डायग्राम में भी तो देखा था ना, यानी बीच में जो बनती है इसे एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश कहते हैं। यह जो है मादा युग्मकोद्भिद होती है।
अब आगे अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन के परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश जो बनता है इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। पॉलीगोनम ये जो विधि होती है वो पॉलीगोनम विधि कहलाती है। ठीक है ना, यानी 7 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है या 8 केंद्रकों का निर्माण हो रहा है, तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी पादपों में एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? एक परागकण में अपन ने देखा था कि पोलन ट्यूब जो होती है या पराग नलिका जो होती है उसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेपिटम कितने प्रकार की होती है? ये अपन ने देखा था कि अनिदीय और स्रावी प्रकार की टेपिटम होती है, जो कि डाइकोट में स्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पोलन किट क्या होता है? तो पोलन किट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो परागकण जो होता है, परागकण के चारों ओर लिपिड की बनी हुई एक परत पाई जाती है। ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? पोलन कीट वगैरह कहते हैं। ठीक है ना, पोलन कीट वगैरह कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति होती है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पोलन कीट इसे कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि पराग नलिका परागकण के किस स्थल से बाहर निकलती है? तो अपन जानते हैं कि पराग नलिका जो है इस प्रकार की संरचना बनी होती है, मैंने बताया था, जिसे अपन जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहते हैं या जर्मपोर कहते हैं। उसी से तो पराग नलिका बाहर निकलती है, उसमें 2 नर युग्मक होते हैं और एक कायिक कोशिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंड समुच्चय क्या होता है? अब अंड समुच्चय क्या होगा, ये अपन ने डायग्राम अभी बनाया था भ्रूणकोश का। तो इसमें ये 3 कोशिकाएं होती है, तो 3 कोशिकाओं का ये जो समुच्चय जो होता है इसे अपन अंड समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं या एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला है द्वितीय केंद्रक किसे कहते हैं? द्वितीय केंद्रक अपन ने बनाया था, यानी कि जो ध्रुवीय केंद्रक जो था ना उसमें 2 केंद्रक युक्त जो केंद्रक था उसी को अपन द्वितीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीय केंद्रक। और ये एंटीपोडल सेल होती थी, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन है नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो नागफनी में किस प्रकार का बीजांड अपन ने लास्ट में देखा था कि सर्सिनिटोपस, यानी कि बहुत ज्यादा वो पूरा घूम जाता है, पूरा घुमा हुआ जो होता है, जैसे कुंडलित प्रकार का बीजांड अपन कहते हैं। कुंडलित प्रकार का बीजांड या सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड कहते हैं, जो कि 360 डिग्री पर घूम जाता है। ठीक है ना, लघु उत्तरार्थ में देखें तो टेपिटम के क्या कार्य है वो अपन ने अच्छे से देखा, यानी कि परागकणों को परिवर्तित होते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करता है। इसको अगर हटा दिया जाए टेपिटम को तो ये क्या होगा कि परागकण जो है वह रुद्र वृद्धि करेंगे और स्टेराइल या बंदी प्रकार के होंगे। परागकण की संरचना का वर्णन आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। अगला है यूबिस्काय क्या होती है, अभी मैंने बताया था। एक प्रारंभिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, वीडियो में मैंने समझा रखा है। ठीक है ना, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, ये अभी अपन ने बनाया था, वो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। ठीक है, अगला है ऋजु व प्रति बीजांड में अंतर लिखिए। ऋजु व प्रति बीजांड में, ऋजु प्रकार का बीजांड अपन ने देखा था, इस प्रकार का बीजांड होता है। इस प्रकार का बीजांड अपन ने देखा था। ठीक है ना, जो कि इसका बीजांड द्वार होता है, ये निभाग वाला भाग होता है या बीजांड ग्रंथ होता है। ठीक है ना, और प्रति प्रकार में अपन ने देखा था ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये उल्टा घूम गया है, 180 पे ये घूम गया है, ये प्रति यानी उल्टा हो गया 180 पे। ठीक है ना, और बीजों में ऐसा पाया जाता है और ऐसा जनरली इसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन 3rd चैप्टर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आगे अपने नॉन लोगों को भी आप बताएं, ताकि उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। थैंक यू।